हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। मेरा नाम वरुण जांगिड़ है और हम क्या पढ़ रहे थे? आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। हम जो है चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। आज कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ हो रहे हैं, उन्हें और डिस्कस करेंगे और आज हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, सिंपल प्रॉपर्टीज़ और बताई थी चार्ज के बारे में। आज हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखो क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लेट्स से एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक मान लो अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो कोई चार्ज अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही कोई चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। लेट्स से अपने पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसमें अपने पास बहुत सारे बॉडीज़ हैं, स्मॉल पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। ये सभी अपने पास कुछ चार्जेस हैं और इन पे जो चार्जेस हैं, इंडिविजुअल चार्जेस जो है, इनकी वैल्यू है, लेट्स से इस पे 2 कूलम है, इस पे -1 कूलम है, इस पे -4 कूलम है और इस पे 3 कूलम है। ठीक है, ये चार्जेस हैं। अब हुआ क्या, ये चार्जेस क्या हुए, आपस में रीअरेंज हुए। इसने इसको कुछ चार्ज दिया, इसने इसको कुछ चार्ज दिया। आपस में रीअरेंजमेंट के बाद इन पे जो चार्जेस हो गए, ए बी सी डी, इन पे जो चार्जेस हो गए, लेट से ए पे जो चार्ज हो गया वो 5 कूलम हो गया, इस पे जो चार्ज हो गया वो लेट से कुछ भी -3 कूलम हो गया, इस पे चार्ज जो है वो 2 कूलम हो गया। तो मुझे बताओ इस डी वाले पे जो चार्ज है वो कितना होगा? क्या ये हम बता सकते हैं? क्या ये हम बता सकते हैं? बिल्कुल इजीली हम बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है और हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें ना तो कोई चार्ज अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज क्या रहेगा, सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो देखो क्या करेंगे हम, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले टोटल चार्ज कितना है, 2 -1 -4 +3 इज इक्वल टू 5 -3 +2 +q। तो यहाँ से जो भी चार्ज अपने पास जो है निकल के जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, देखो इनिशियल टोटल चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया है, सभी चार्जेस का जो है हमने अलजेब्रिक सम कर दिया है। भाई हमने ऐसा ही तो किया है। तो बाय इंट्यूशन से हम जानते हैं कि अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बताई नहीं बताई, लेकिन फिर भी आपने जो है टोटल चार्ज निकालने के लिए सबको जो है वो क्या कर लिया, सबको आपने जो है ऐड कर लिया, सबको आपने ऐड कर लिया। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, अलजेब्रिक सम कर देते हैं। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सभी चार्जेस का जो है हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो अपने पास टोटल चार्ज निकल के आता है। ये हमने सिंपल तरीके से देख लिया। तो यही प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी के नाम से हम पढ़ लेते हैं। वैसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ना तो कोई चार्ज अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही कोई चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है। लेकिन सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो अपने चार्जेस को क्या कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई ये प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुझे बताओ, सिंपल सा पॉइंट हो, क्या चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? मतलब डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए क्या चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी या सेम रहेगी? यस और नो, क्या चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए मास की वैल्यू डिफरेंट होती है क्या? बिल्कुल होती है। देखो इसे आइंस्टाइंस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से हम समझते हैं, m इज़ इक्वल टू m0 डिवाइड बाई √1 - v²/c²। इसे कहते हैं हम रिलेटिविस्टिक मास। मतलब मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। m क्या है यहाँ पे, m इज़ नोन एज रिलेटिविस्टिक मास। और m0 क्या है यहाँ पे, m0 इज़ रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 रही होगी तब मास जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम रेस्ट मास बोलते हैं। v क्या है यहाँ पे, v इज़ दी पार्टिकल
वेलोसिटी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, और सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए मास की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मास है, मास क्या करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान में रखनी है। चार्ज इज़ इनवेरिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे नोट करके हम लिख सकते हैं, चार्ज doesn't depend upon velocity। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ये सारी बातें? सिंपल बातें, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं, ये अपनी सिंपल बातें चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में जो है वो अपनी कवर हुई। मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आज आप जो है एनसीईआरटी खोल के देखना, एक बार आप एनसीईआरटी खोल के देखना और उसमें से मेथड ऑफ चार्जिंग एक बार खुद से पढ़ना। मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से पढ़ें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसे पढ़ाऊंगा तो और अच्छा समझ आएगा। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग, एक बार आप खुद से पढ़ें, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है अपना, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, कूलॉम्स लॉ, नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो ये क्या है, देखो हम जानते हैं कि दो चार्जेस जब होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये हम जानते हैं, ठीक है? चार्जेस के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब वो जो फोर्स लगता है वो होता कितना है, ये किसने बताया? ये हमें बताया कूलम्स ने। कूलम्स के जो अपना जो लॉ है उससे हम पढ़ते हैं कितना फोर्स लगता है, ये हम कूलम्स लॉ से जानते हैं। देखो कितना लगेगा वो अब हम देखते हैं। मान लो दो चार्जेस है अपने पास, Q1 एंड Q2, लेट्स से बोथ आर प्लस Q1 एंड प्लस Q2। तो इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है? ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, राइट में लगाएगा। भैया इसे रिपेल करेगा तो दूर भगाना चाहेगा तो राइट में फोर्स लगाएगा, तो इसे हम बोलेंगे F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और Q2 चार्ज जो है वो क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, अब कूलम्स लॉ से अब कूलम का लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि कूलम्स लॉ से जो दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर ये चार्ज जो है इसको 3 न्यूटन से रिपेल करता है तो ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, 3 न्यूटन से ही रिपेल करेगा। मतलब फोर्स, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब F12 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू F11 ड्यू टू 2 एंड देयर कॉमन वैल्यू इज F, ठीक है? उनकी कॉमन वैल्यू को मैंने F बोल दिया। अच्छा, अब ये जो फोर्स लगता है इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। कूलम्स ने कहा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों फोर्सेस का, दोनों चार्जेस पे जो फोर्सेस लगते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो क्या ये ऐसे लग सकते हैं क्या, मुझे बताओ, क्या ये फोर्सेस ऐसे लग सकते हैं क्या? भाई एक पे तो देखो ऐसे लग जाए और एक पे जो है ऐसे लग जाए, F11 ड्यू टू 2 और F12 ड्यू टू 1, ये दोनों ऐसे लग सकते हैं क्या? देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम हो सकता है और डायरेक्शन क्या है, अभी भी अपोजिट है, लेकिन ये ऐसे नहीं लगेंगे। कूलम्स ने बताया कि जो दोनों फोर्सेस लगते हैं दे ऑलवेज एक्ट अलोंग दी लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस। मतलब जो फोर्सेस होते हैं वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेंगे। मतलब ये दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी डायरेक्शंस पॉसिबल है देखते हैं हम। लेट्स से क्या चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। बहुत सारी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बना दी है, इस तरह से, 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 इस तरह से। अब इसमें से कौन कौन सी पॉसिबल है, देखो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ही जो है फोर्स लग सकता है। मतलब ये पॉसिबल है बिल्कुल। ये ज्वाइन कर, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है इसके अलॉन्ग लग रहा है, राइट में लेफ्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा नहीं, ऐसे जो है बिल्कुल लग सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो जो हमेशा कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही वो लगता है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है,
ठीक है, ये तो हमें डायरेक्शन पता लग गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हम देखते हैं। तो देखो इनकी जो कॉमन वैल्यू है उसको मैंने एफ बोला। एफ जो है, अब जितने ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। भाई चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2। अच्छा, अब जितनी पास चार्जेस होते हैं, जितनी पास चार्जेस होते हैं ये फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो जितना पास होते हैं उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और ये जो है ये जो है डिस्टेंस के स्क्वायर्स पे जो है डिपेंड करता है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। मतलब अगर आप डिस्टेंस को हाफ करोगे तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी को सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाय r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। तो ये जो है अपने पास फोर्स, ये अपने पास निकल के जाता है, कितना जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। क्लियर है कहानी। अच्छा, K जो होता है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से जो है फाइंड आउट की जा सकती है। और K की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के बाद जो आती है वो आती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या आएगी, SI यूनिट। ये जो वैल्यू है ये SI सिस्टम में है। यूनिट क्या आएगी, देखो यहाँ पे न्यूटन है, मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रेविटेशन में होता है। कुछ कहानी जो है उसी के जैसी है। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे आप इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल में पढ़ते हो F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r², उसी तरह का यहाँ पे K Q1 Q2 बाय r² है। तो यहाँ पे K की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अच्छा, K को जो है वो 1/4πε0 भी लिखा जाता है। अभी ε0 वगैरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम पढ़ते हैं तब उसका इसमें एक्सप्लेनेशन आता है, ε0 कहाँ से आता है, μ0 कहाँ से आता है, तो ये रिलेशन हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि K को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। और ये जो ε0 होता है, ε0 जो होता है इसे बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, भाई K की वैल्यू पता है, 4π की वैल्यू पता है, 4π की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, ε0 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आती है 8.85 × 10⁻⁻12। और यूनिट जो है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी K की, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ε0 की यूनिट अपने पास यहाँ से आ जाएगी। और यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the charges। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही वो अलॉन्ग लगता है। क्लियर है कहानी, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ही एकदम बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखो क्या है बेसिक क्वेश्चन वो। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक अपने पास क्या है, 2 प्रोटॉन है अपने पास, उन पे चार्ज क्या होगा, 2 प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो प्लस ही होगा। इनके बीच में क्या लगेगा, देखो प्रोटॉन जो है ये दोनों प्रोटॉन है तो इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो देखो हमें क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है जो रेशियो है वो बताना है। एनसीईआरटी का है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इससे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के आता है। जल्दी से एक काम करो, स्क्रीन को जल्दी से पॉज करो और मुझे आंसर बताओ, एक बार सॉल्व करके बताओ कितना होगा। हो गया सॉल्व। देखो प्रोटॉन है तो हम जानते हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किसी एक
चार्ज पे जो है हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो है वो कितना आएगा। देखो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स राइट में लगेगा, मास हमेशा क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमेशा वो किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो उनका रेशियो जो है वो कितना आएगा ये हम निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1 मतलब Gmp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Gm1 M2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, Gmp डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 टाइम्स प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये भी कितना होता है 10⁻27 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। एक काम करते हैं, ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑर्डर क्या आ रहा है, मतलब 10 की पावर कितनी आ रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा। देखो ऊपर कितना है, -11, 27, 54, तो ये आ गया -64। देखना कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, 11 है ना, -65, और नीचे कितना आएगा 19, 38 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा -29। माइनस ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा ये, कितना आएगा 10⁻36। मतलब कहने का मतलब इस ऑर्डर का जो है अपना फोर्स आ रहा है। अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, बहुत कम आई है, क्या ये वैल्यू बहुत, ये फ्रैक्शन जो है क्या ये बहुत कम आया है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो है 1 से बहुत छोटा आया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो अपने सिंपल पार्टिकल के केसेस में हम उनके बारे में हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे। आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट करेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं लेंगे। फिर वहाँ पे मत पूछना सर क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो कंसिडर किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं किया है, ऐसा क्यों है। देखो यहाँ पे मास जो है वो क्या था, बहुत कम था, लेकिन अगर ये मास प्लैनेट का मास हो जाता है तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, तब हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल अगर छोटे हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं, उनका मास नॉर्मल साइज़ का है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा नेगलेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने। क्लियर है ये कहानी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई खास नहीं था इसमें कुछ भी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ही क्या होता है, वीक होता है, इसलिए हम उसे कंसिडर भी नहीं करते हैं। क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चंस वगैरह करना जो है, अब हम ठीक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपने सामने एक क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है मैं समझा देता हूँ। दो चार्जेस है अपने पास Q1 और Q2 चार्जेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। Q1 जो है वो 0 नहीं हो सकता है, Q2 भी जो है वो 0 नहीं हो सकता है। हमें क्या बताना है, मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है। मतलब Q1 Q2 0 नहीं है, ठीक है। Q1 Q2 जो है वो 0 नहीं है, Q1 Q2 0 नहीं है, तो इनके बीच में जो मिनिमम रिपल्शन है वो कितना होगा, ठीक है। दोनों कुछ ना कुछ चार्जेस की वैल्यू है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। हो गया सॉल्व। देखो मुझे बताओ F क्या है, F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर तो फिक्स है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अच्छा फोर्स को क्या होना है, K की वैल्यू तो फिक्स है, फोर्स को क्या होना है, मिनिमम होना है। तो मुझे बताओ Q1 और Q2 ये प्रोडक्ट को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। और Q1 और Q2 का मिनिमम प्रोडक्ट क्या हो सकता है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर मिनिमम होना है तो Q1 Q2 को भी मिनिमम होना पड़ेगा। और मुझे बताओ किसी भी चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंने बताया था चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, E। तो Q1 की मिनिमम वैल्यू भी E आएगी और Q2 की मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी, E आएगी। तो यहाँ से मिनिमम फोर्स जो है वो कितना निकल के जाएगा, KE। तो यहाँ से आ जाएगा ये KE स्क्वायर।
देखो यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों बस हमें ये पता होना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट अमाउंट जो होता है चार्ज का, वो कितना होता है, ई होता है। तो यहाँ से क्या रहेगा ये के ई स्क्वायर, यहाँ से अपने पास निकल के ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम फोर्स जो इनके बीच में कितना लगेगा, के स्क्वायर। क्लियर है सब कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, अपने पास दो चार्जेस है, क्या है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और वो इस तरह से हैं, Q1 और Q2 तो चार्जेस का समेशन है वो कैपिटल Q है, ये अपने को गिवन है। तो हमें बताना है इन दोनों के बीच में हम चार्जेस को, इस कैपिटल Q चार्ज को हम किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से हम डिवाइड करें कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या आए, मैक्सिमम आए। इफ़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम देन जो है ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, Q1 इज इक्वल टू लेट्स से Q/4, Q2 इज इक्वल टू 3Q/4। सेकेंड ऑप्शन है Q1 इज इक्वल टू Q/2 एंड Q2 इज इक्वल टू Q/2। सी ऑप्शन जो है Q1 इज इक्वल टू Q/5 एंड Q2 इज इक्वल टू 4Q/5 एंड डी ऑप्शन है Q1 इज इक्वल टू Q/3 एंड Q2 इज इक्वल टू 2Q/3। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है। क्वेश्चन समझ में आया है? हमें Q1 और Q2 में कैपिटल Q चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो फोर्स जो है वो अपना क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो Q1 Q2 की वैल्यूज़ क्या आएगी? जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करके बताओ आंसर जो है अपना कितना निकल के आ रहा है। हो गया, सॉल्व हो गया। देखो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे भाई, हमने मैक्सिमम मिनिमम हम जानते हैं। एक काम करते हैं, Q1 की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। तो Q2 की वैल्यू कितनी रहेगी, Q माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ फोर्स कितना लगने लगेगा, L तो फिक्स है, तो फोर्स आएगा K Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो यहाँ पे K फिक्स है, L फिक्स है, कैपिटल Q फिक्स है। तो फोर्स जो है वो किसका फंक्शन आ गया, चार्ज का फंक्शन आ गया। डिफरेंट Q के लिए फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अब हम मैक्सिमम मिनिमम में जानते हैं, हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, dF/dQ को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन करो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू K/L स्क्वायर, अंदर आ गया ये QQ माइनस Q स्क्वायर। तो यहाँ से dF/dQ अगर हम निकालना चाहें तो K/L स्क्वायर एज इट इज़ होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन Q, इसका डिफ्रेंसिएशन 2Q। इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 चला जाएगा, तो Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2Q इज इक्वल टू Q एंड यहाँ से Q इज इक्वल टू Q/2। तो यहाँ से Q1 जो है अगर वो कितना आया है, Q/2 आया है, तो Q माइनस Q/2 विल बी ऑल्सो भी इक्वल टू Q/2। तो यहाँ से अपना सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपन जो है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर ले जा रहे हैं। क्लियर है ये कहानी? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है अपना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ भी नहीं है, नहीं भी बताएं तो भी कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे, क्या है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये क्या है Q3 चार्ज है, और ये क्या है Q4 चार्ज है, और यहाँ पे क्या है रखा है, Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है इस Q0 चार्ज पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो। तो Q1 चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा F1 वेक्टर, Q2 चार्ज जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा F2 वेक्टर, Q3 चार्ज सिमिलरली इधर फोर्स लगाएगा, Q4 चार्ज सिमिलरली इधर फोर्स लगाएगा F4 वेक्टर। ये सभी फोर्सेस जो है इस तरह से जाएंगे। हम क्या निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, किस पे, ऑन Q0। Q0 पे हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, किसी भी चार्ज पर अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो तो सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस को कैलकुलेट करो वेक्टोरियली और उनका वेक्टर समेशन कर दो। मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड सो ऑन। तो अपने पास जो है नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सभी चार्जेस की वजह से अलग अलग निकालो, सभी चार्जेस की वजह से अलग अलग निकालो और उनका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, चलो
अब देखो, तो यहाँ से हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले सकते हैं। देखो फिर से बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। डिस्टेंस ए है, ए है, ए है। किसी भी एक चार्ज पे जो है मुझे नेट फोर्स निकाल के बता दो कितना आएगा। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, एफ नेट ऑन एनी वन चार्ज, फाइंड एफ नेट। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो कैसे करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मान लो इस चार्ज पे हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। एक बार डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूँ। इस चार्ज पे हम नेट फोर्स को निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मुझे बताओ इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितने चार्जेस की वजह से लगेगा, 1, 2 या 3। भाई इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की वजह से लगेगा। इसकी वजह से पहले इस पे निकालो, इधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब के Q1 Q2 मतलब के क्यू स्क्वायर बाय आर कितना है, ई है, तो के क्यू स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर। इसकी वजह से इस पर किधर लगेगा, राइट में लगेगा, फिर से उतना ही लगेगा मैग्नीट्यूड में, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। क्योंकि क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए Q और Q एज्यूम कर, सॉरी F और F एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया F और ये भी हो गया F, 60 डिग्री। और हम जानते हैं F और F का रिजल्टेंट जो है वो 60 डिग्री पे कितना आता है। वैसे तो हम डायरेक्टली जानते हैं √3F आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है F और F का रिजल्टेंट कितना आता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ऊपर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, F नेट इज इक्वल टू अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो हाफ से हाफ कट गया, हाफ से 2 कट गया, तो कितना बनेगी, √3F स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये √3F आ गया। वैसे भी हम जानते हैं F और F का रिजल्टेंट जो है वो कितना आता है, √3F आता है, तो यहाँ से नेट फोर्स जो है वो कितना आ गया अपने पास, √3F आ गया, और F कितना है, √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर है कहानी, उम्मीद करता हूँ आप जो है सॉल्व कर पाए होंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होगी, सॉरी, प्लस क्यू है ना, तो रिपेल करेंगे। एक काम करो, इस चार्ज को माइनस ले लो, ठीक है गड़बड़ होगी। इस चार्ज को माइनस ले लो, इसको भी क्या ले लो, माइनस ले लो, फिर सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। तो इस चार्ज पे अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहेंगे तो इसकी वजह से इस पर अट्रैक्ट करेगा, माइनस भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फोर्स लगाएगा, तो अब देखो कैलकुलेशन सेम आएगी, ठीक है। अच्छा प्लस होते तो क्या होता, ये फोर्स इधर आ जाता और ये फोर्स उधर आ जाता, तब भी आंसर जो है वो सेम आता। क्लियर है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपना, एक स्क्वायर ले लेते हैं हम। स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, इस बार सभी चार्जेस को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। प्लस क्यू, तो क्या करेंगे इस बार, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, प्लस क्यू। तो ये चार्ज, सभी चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स बता दो। स्क्वायर है एक, स्क्रीन पॉज करो और मुझे नेट फोर्स बताओ कितना आएगा। हो गया, सॉल्व हो गया। देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सभी चार्जेस प्लस क्यू है, प्लस क्यू। तो देखो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लेकिन ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस लगता है, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे है, तो फोर्स जो है वो इस तरह से आएगा, रिपेल करेगा ना, तो नीचे आएगा, कितना आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी आर है कितना, ये ए है, तो कितना आएगा, √2a आएगा, ठीक है। डायगोनल लेंथ तो कितना जाएगा, √2a का स्क्वायर, तो कितना बनेगा, ये बनेगा अपने पास के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए थोड़ा हम कर सकते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, f बोल देते हैं, ठीक है। ये f है, ये भी क्या होगा, f होगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा f/2। तो अभी इतना सा क्वेश्चन बच गया कि 3 वेक्टर्स हैं f और f/2, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो पहले f/2 को भूल जाओ, f और f का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे कितना आता है, √2f होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगर वेक्टर समेशन नहीं आते तो मेरे वेक्टर के लेक्चर्स देखो। और f/2 तो पहले से ही चल रहा है, तो f/2 और √2f कितना हो जाएगा, ये
दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो कितना जाएगा, दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो कितना बनेगा ये √2f प्लस f/2। तो यहाँ से अपने पास नेट फोर्स जो निकल के आएगा, नेट फोर्स अपने पास यहाँ से निकल के जाएगा, f कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा √2 प्लस हाफ इंटू एफ, तो बनेगा 2√2 प्लस 1/2 इंटू एफ, और f क्या है kq²/e²। तो ये अपना आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज का लेक्चर भी कोई बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको क्या पढ़ के आना है, चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग एक बार पढ़ लेना है एनसीईआरटी में से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।